नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम अपना विषय लेके आए हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वैश्वीकरण और समाज पर इसका प्रभाव। और आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी एक्सपर्ट मिस श्वेता दुबे जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है ह्यूमन डेवलपमेंट से, फैकल्टी ऑफ होम साइंस, वनस्थली विद्यापीठ से हैं। और मैम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद शिल्पी जी। तो मैम, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या है, क्या होता है। हाँ, जैसा आपने कहा कि इसका जो शब्दार्थ है अगर हम हिंदी में करें तो ये वैश्वीकरण है। यानी एक देश में रहने वाले या एक संस्कृति के लोग अलग अलग तरीकों से जब दूसरे तरह के या तो दूसरे कंट्री के लोगों से या दूसरी तरह के कल्चर और संस्कृति के लोगों से जुड़ते हैं जी। तो इसके शुरुआती जो माध्यम रहे हैं वो तो ज्यादातर या तो ट्रैवलर्स रहे, जो हिस्ट्री में हमें पता चलता है जी। कि कोई कहीं आया, जैसे हमारे यहाँ कोई चीन से आया, उसने जाके वहां बताया कि भारत एक ऐसा देश है। जी। ऐसे ही फिर व्यापार इसका एक कारण बना सबसे जी। बड़ा, अगर हम इतिहास के रूप में देखें। फिर अलग अलग तरह के लोग एक दूसरी जगहों पे संस्कृतियों में बस गए, जैसे भारत का इतिहास है जी। तो यहाँ पे मुगल आए, फिर बाद में हमें ब्रिटिश भी आए, डच आए, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हमें दिखते हैं जो लंबे समय तक संस्कृति का हिस्सा रहे। तो ये भी एक कारण होता है। और जी। अभी जो सबसे बड़ा कारण है वो तो टेक्नोलॉजी है जी। जिसके कारण आप और मैं दो जगहों पर बैठ के भी बात कर पा रहे हैं। जी। ऐसा ही हम चाहें तो विदेशों से आने वाली जो टेक्नोलॉजी है या जो भी जानकारियां हैं हमको एक दूसरे से मिल रही है। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा इसका कारण बना कि शिक्षा के केंद्र जो है उनमें लोगों ने जाना जब शुरू किया तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग एक दूसरे की संस्कृति को जान पाए। जी। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। जी। तो मैम, काफी लंबा पीरियड है इसका, तो इसका हमारी इंडियन सोसाइटी पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, भारत जो है, अगर थोड़ा सा अगर हम हमने स्कूल में भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है जी। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी या जिनके कारण, जैसे कहते हैं कि भारत एक समय सोने की चिड़िया था। हाँ जी। तो ये उदाहरण है वो इस तरह का है कि यानी हम बहुत ही ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी। जी। हमें प्रकृति का वरदान है, वैसे भी आप जानते हैं कि हम एक तरफ हिमालय है, एक तरफ समुद्र है। जी। तो हमें बहुत ज्यादा प्राकृतिक छोटा, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें और अमेरिका से आज तुलना करें तो हम बहुत बड़े, लंबा बड़ा क्षेत्रफल से तो हम बहुत बड़े नहीं है जी। लेकिन हमारे पास जितनी विविधताएं हैं और संस्कृति बहुत पुरानी है हमारी। जी। अब उसमें अलग अलग धर्मों से आने वाली संस्कृतियां भी हैं। हम बहुत लंबे समय तक हम विश्व में बने रहे हैं जी। और हमें मानते भी हैं कि, और अब तो दुनिया मान रही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने होने वाले जो हैं उन लोगों में से हैं जो आज भी जिनकी पीढ़ियां धरती पर हैं। जी। तो भारत में ये आकर्षण का केंद्र इसलिए भी लगा कि लोग जब, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग यात्री जब एक जमाने में बहुत संसाधन नहीं थे, समुद्र के रास्ते से आते थे, तो पहले तो पड़ोस के लोग आए, फिर धीरे धीरे जब एक दूसरे से पता चला तो उनको लगा कि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत ज्यादा प्राकृतिक विभिन्नता भी है, उत्पादन बहुत है और बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं अर्थ या पैसा है। जी। तो वो उसको भी आकर्षित किया भारत ने। और इसीलिए आपको पता है कि व्यापार की दृष्टि से भी हमसे कई हजार मील दूर रहने वाले देश भी धीरे धीरे हमारे यहाँ आते गए। और वो भी धीरे धीरे कारण ये होता है कि जब कोई एक आता है और एक लंबे समय तक रहता है तो हम एक दूसरे के आचार विचार को जानते हैं। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कई बार ये भी हुआ कि वो आक्रमणकारियों के रूप में आए, लेकिन आज जो हम ये देखते हैं कि उनकी पीढ़ियां या कुछ लोग यहीं से प्रभावित होकर या किन्हीं भी कारणों से यहीं के होकर रह गए, तो वो हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। नहीं तो कभी कोई ये नहीं सोच सकता कि एक ऐसा देश जो अपने आप में बहुत ही तीन तरफ से समुद्र है, हम मान सकते हैं, एक तरफ हिमालय है, उसमें भी हमें अलग, कहीं अफगानिस्तान की एक संस्कृति हमारे यहाँ मूल रूप से दिखाई देती है। ब्रिटिश या विदेशी जिनको हम कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के भी बहुत सारे हमारे यहाँ से जगहें हैं आज भी जहाँ के हमको चीजें दिखाई देती हैं और लोगों पे प्रभाव दिखाई देता है। और भारत पे प्रभाव तो एक और है कि शासन बहुत लोगों का रहा, तो हमारे पास आर्किटेक्चर में भी फर्क दिखाई देता है। यानी अगर आप कभी अलग अलग जगहों पे जाएं और घूमें तो हमें पता है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स भी हैं वो भी ये बताते हैं कि विश्व से आने वाले लोग यहाँ आते रहे, तो हमारे यहाँ तो प्रभाव है ही है। और इसके बहुत सारे हमें पहनावे में, खान पान में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो मैम, इसका फिर धर्म और हमारा जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति की तो बहुत विशेषताएं हैं और अन्य देशों में भी उसका एडॉप्ट किया जा रहा है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि भारतीय लोग जो है बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो मैम, इसको आप थोड़ा बताइए कैसे प्रभावित कर रहा है ये?
देखिए क्या होता है कि प्रभाव जो होते हैं वो ज्यादातर रेसिप्रोकल हो सकते हैं जी। और हुए भी हैं, क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति जिसको हम ये मान रहे हैं कि वो जन्म से भारतीय है और उसका एक विशिष्ट धर्म है जो हमारे, अच्छा सबसे अच्छी बात है कि जिस देश को हम भारत कहते हैं यहाँ सर्वधर्म सद्भाव है, जी। तो हमारे यहाँ तो हर धर्म के लोग हैं। जी। और हमारे यहाँ धर्म को समझने की भी जो बेसिक हमारा जो मूल मंत्र अगर हम कहें हमारे यहाँ के जीवन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी, वो सर्वधर्म सद्भाव भी है। तो ज्यादातर लोगों को ये आजादी है, अनकही भी है और कानूनी तौर पर भी है, जी। चाहे उसको अडेप्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं धार्मिक परिवर्तन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ अच्छी चीजें अगर हम चाहें तो ये मूल रहा है भारतीय संस्कृति का। तो शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि दूसरे देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये चीज आकर्षित करती है। हमारे यहाँ का हिंदू, हमारे यहाँ का जो मुस्लिम है, हमारे यहाँ के जो ईसाई हैं, वो एक अलग तरह के हो गए हैं। उसका कारण ये है कि धर्म मानना एक अलग बात है, लेकिन जब हम सब एक साथ होते हैं, और आप भी जानती हैं आपके साथ भी अलग धर्म के लोग काम करते हैं, जैसे सिख लोग हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो अलग अलग तरह के पंथ से आने वाले धर्म है। हम कभी बेसिकली हम हिंदुस्तानी या इंडियन जिनको हम कहते हैं, वो कभी सोचते नहीं कि हमारा साथ में बैठा है उसका धर्म क्या है। अगर हम काम कर रहे होते हैं या हम किसी देश के लिए जब खासकर काम कर रहे हैं या वर्क प्लेसेस पे बहुत ज्यादा इसका ध्यान नहीं रखते, तो ये जो ये समझता है ये हमारे यहाँ के युवाओं में, हमारी हर पीढ़ी में ज्यादातर रही है। भले ही हमारे अपने कुछ तरीके रहे हैं जीवन जीने के, वो एक अलग बात है। तो कारण क्या है कि भारतीयों में जब ये बात है तो हमें चीजें आकर्षित भी करती हैं। तो अगर हम ये कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने जब अपनी ये किताब पे मैं काम कर रही थी, तो कुछ लोगों को हमें खराब भी लगता है कि हमारे लोग विदेशी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का ये मूल प्रवृत्ति है जो हमारे भारतीय बच्चों को, कि मेरी समझ है, लोग इससे अलग भी सोच सकते हैं, लेकिन हम सिखाते यही है कि जो अच्छा है उसको अपना लो। तो बहुत बार हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि उनको इस समय पर कुछ चीजें प्रभावित कर सकती हैं जो हमारे देश की मूल रूप से नहीं है। तो यदि वो उसको अपनाते हैं, और हमारे देश में एक बात खास और है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का तो नहीं, हर धर्म का, लेकिन हमें हर काम करके ट्रायल करने की भी आजादी सिखाई गई है कि आप जाइए और उसको सीखिए, आपको अच्छा लगता है वो हिस्सा रख लीजिए और बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं। तो एक तो कारण ये है। और भारत भूमि तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो विदेशी जिनको हम समझ रहे हैं वो अब ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिसने इस देश को इतने सालों, हजारों सालों तक आक्रमणकारियों के होने के बावजूद भी संस्कृति पे अगर उतना प्रभाव नहीं, अभी भी हमारी कुछ चीजें मूल है जो पुराने कई हजार साल से चली आ रही हैं। जैसे एक उदाहरण अभी है, महाकुंभ चल रहा है इस समय, हम और आप आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ गंगा स्नान की एक परंपरा है। अब उसके लिए अलग अलग क्रिटिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग हैं जिनके यहाँ इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी वो ये जानना चाह सकते हैं। कुछ लोगों से अगर वो गाइडेंस ले रहे हैं, जिनको हम कई बार धर्मगुरु भी कहते हैं, या कुछ और तरह के लोग हैं जो फिलोसोफर्स हैं, उनको बताते हैं, तो नदियों में स्नान करने की परंपरा के प्रति उसका हेल्थ के भी कारण है, उसके स्पिरिचुअल रीजंस भी है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी आकर्षित होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इससे क्या होता है। और कई अच्छे उदाहरण भी हैं हमारे यहाँ, जो हमारे देश की परंपराएं हैं, भले ही वो मिश्रित हो गई है, किसी एक धर्म की नहीं है, लेकिन वो बहुत मदद करती रही है लोगों की, चाहे वो मेंटल हेल्थ में मदद करती रही हो, फिजिकल हेल्थ में भी मदद कर रही है, सामाजिक जीवन में मदद कर रही है। तो शायद विदेशी, मुझे लगता है, इसलिए भी बहुत आकर्षित होते हैं कि भारतीय परंपराओं को सीखें। जी, तो मैम इसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव है? जैसे आपने भी बताया था, पहनावा है, खान-पान हो गया है, मार्केट भी बहुत चेंज हो गए हैं, मॉल वगैरह का कल्चर आ गया है, थोड़ा मैम बताइए। अच्छा, देखिए क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे परिवार में, जैसे विवाह इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सामाजिकता के लिए भी होता है और उसके अलग उद्देश्य भी हैं। तो क्या होता है कि हम एक ही धर्म से, कई बार तो एक ही जाति, जो हमारे यहाँ जिस तरह की परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उन्हीं लोगों में हमारे यहाँ ज्यादातर विवाह संबंध होते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसमें पहले आप गाँव से जैसे शहर की ओर जा रहे हैं, इस पे बताइए। हाँ, देखिए, ये जो माइग्रेशन होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है वैसे तो जीविकोपार्जन, और जो गांव से शहर जाने का कारण है वो तो बहुत पुराना है, क्योंकि कृषि जो है बहुत मेहनत का भी काम है, और बहुत ज्यादा उससे बहुत बेहतर अर्निंग नहीं हो पा रही थी लोगों की, या फिर मल्टीप्लाई होती है जब फैमिली, तो उससे परिवार का सारे लोगों का पूरा नहीं पड़ता बहुत बार। तो इस कारण से भी लोग शहर में जाते हैं, और जब शहर में रहना शुरू कर देते हैं तो वो लाइफस्टाइल उनका हिस्सा बन जाता है उसका। तो फिर बहुत बार शहरों में, क्योंकि अब वही सुविधाएं वहीं पर थी अभी तक, तो अब तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमें गांव में भी मिलने लग गई हैं, जैसे लाइट है, पानी है,
इक्विपमेंट सब हम वहाँ चला सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक व्यक्ति जहाँ रहता है फिर उसको ये लगने लगता है इतना लंबा समय मैंने 30-40 वर्ष एक ही शहर में या जी अलग-अलग शहरों में भी बिताए हैं, और फिर बच्चे उसमें और भी कारण हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए भी लोग ये सोचने लगते हैं कि एक घर वहाँ बना लें। तो असली कारण तो यही है। जी एक परिवर्तन लेकिन मैंने अभी देखा, उसका कारण शायद कोरोना भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत लेटली ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो अगर गाँव में उनका घर नहीं बना था या छूट गया था, जी तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड मैं इस चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मिडिल एजेड खासकर, जिनको लगता है कि उनको अपने गाँव में भी फिर से कुछ करना चाहिए। जी तो इसका एक कारण या तो जनरेटिविटी भी हो सकता है, या गाँव में भी अब वो सड़कों की उपलब्धता बहुत सारा, जैसे मैंने कहा कि जी संसाधन भी है, और या फिर उनका फिर से जुड़ाव भी हो सकता है अपने जी परिवार से। सेम चीज़ मैम, फूड हैबिट्स में काफ़ी चेंज आ रहा है। बहुत तरीके की मतलब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं पैक्ड फूड पे, और या ये पिज़्ज़ा वगैरह की यदि बात करें तो इस पे मैम थोड़ा बताइए। हाँ। देखिए, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी दुकानें इस तरह के बड़े शहरों में ही थी, और फिर भी मुझे तो इतने वर्ष पहले की बात भी आज याद है, तब भी मुझे याद है कि चाउमीन जब पहली बार शुरुआत हुई, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या कहीं बाहर जाने का मौका मिला, तो ज़्यादातर, जैसे इसका एक उदाहरण साउथ इंडियन फूड है, हम नॉर्थ में रहते थे। जी जी जैसे उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहने वाले लोग, तो उनको लेकिन वहाँ भी डोसा मिलता था जब हम छोटे थे। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे विदिन कंट्री भी जो है बहुत सारे ऐसे, मिलने का मतलब है लोग खाते होंगे तभी वो चीजें रेस्टोरेंट में बिकती हैं। जी नहीं तो आपको भी पता है कि जो चीज बिकेगी डिमांड होगी, यानी डिमांड और जी सप्लाई पर बेस्ड होता है मार्केट। तो ये भी एक कारण था, और दूसरा ये क्या हुआ कि जैसे मैगी का आना या जो आप कह रहे हैं, तो वो आज का प्रचलन नहीं है। आप तो बहुत तब तो आपके 45 के पहले की बात मैं बता रही हूँ कि मैगी भी जो है वो मार्केट में, मुझे आज भी याद है कि घर में पहली बार मेरे पिताजी लेके आए थे। तो इसका मतलब है ये जो पैक्ड चॉकलेट्स आप सोचते हैं कि ये हैं, तब भी होती थी। हाँ, ये है कि वो उपलब्धता सीमित थी थोड़ी सी, और वो हर जगह उपलब्ध नहीं थी। हाँ एक कारण लेकिन देखिए इसका वैश्वीकरण भी है, जी क्योंकि ओपन मार्केट जब से पॉलिसी हमारे भारत में अपना इकोनॉमिक्स जी की, जी आज से कई वर्ष पहले, तो उस समय ये हुआ कि दूसरे विदेशी लोगों को आने का मौका मिला, और जैसे मैकडॉनल्ड्स है या दूसरे और जो केएफसी या जो भी इस तरह के आउटलेट्स खुले, तो डेफिनेटली वो जब यहाँ आए हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोगों को इनवाइट भी करना चाहते हैं, जी जी और ज्यादा बड़ी कंपनीज है तो हर जगह उपलब्ध भी हो सकती हैं। जी तो ये भी इसका कारण है कि उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, वो ज्यादा पैसे से आ रहे हैं, यूएस से ज्यादातर बेस्ड थे, तो लोगों का थोड़ा सा अट्रैक्ट होना भी, क्योंकि हमारे देश में ये भी टेंडेंसी भी है ना कि अमेरिका एक विकसित देश है, तो वो जो करता है थोड़ा हम भी अनुभव कर लें अपने देश में। जी तो वो जी भी एक कारण था, और शायद इसीलिए ये ज्यादा बच्चों में भी प्रचलित है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध है। आप जहाँ भी गुजरेंगे आपको हर जगह पे, अपने शहर में ही आप अगर देखें अभी चेक करें कि मैकडॉनल्ड्स कहाँ कहाँ है, तो बहुत जगह पर है। तो और वो क्योंकि बच्चों को ही टारगेट ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनका जिस तरह का फूड आइटम है, ऐसा नहीं कि बड़े नहीं खाते हैं, तो कई बार मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी ये कारण है, जी जी तो इसलिए भी शायद बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता तो है। फिर मैम उसमें भी ऑप्शन आ गए हैं, फ्लेवर आ गए हैं और मल्टीपल पैक भी आ गए हाँ, हैं हाँ। अगर और अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक अवेज है। हम्म इसमें एक बहुत बड़ा चेंज और आया है, हमें पहले रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, हाँ अब स्विगी बहुत जोमेटो जो है घर आप पे चाहे तो अवेलेबल है। घर पे बुला मंगा सही लेते बात हैं है। आप, है ना, जो स्विगी और जोमेटो दो ऐसे नाम है। हम्म। तो इसलिए भी शायद ये हो गया है कि हम बहुत जल्दी से चीजें मंगा मिल जाती हैं। जी जी तो ये भी एक कारण है, केवल प्रभाव ही नहीं है, उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका से या किसी देश से हम लोग बहुत प्रभावित हैं इसलिए खा रहे हैं, अब वो जी हमारे देश का हिस्सा हो गया। मैम, आप सबसे बड़ी एक किसी भी देश की जो उन्नति है, विकास है, उसकी एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो मैम इस पे बताइए, जैसे आप भी अच्छे से परिचित हैं कि पहले से ही हमारे देश में तो क्या है, गुरुकुल पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट इसका हम आ गए हैं मैम। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का टाइम है अभी। अगर टेक्नो स्कूल से नीचे तो अब बात ही नहीं होती है, तो मैम थोड़ा इसमें बताइए कि कहाँ से कहाँ आएगा आ गए हैं, और इसका इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें। देखिए, गुरुकुल की आपने जो बात कही, तो वो तो मुझे जितना समझ आता है कि वो कुछ कई 100 साल पुरानी बात हो गई। जी जी गुरुकुल बहुत इस तरह के थे नहीं। हाँ, संस्कृत विद्यालयों के नाम पे विद्यालय हमारे हैं, और धर्म आधारित जैसे मदरसास हैं, जी तो जी वो भी एक तरीका हो सकता है, वो है। लेकिन हुआ क्या कि भारत जब से आजाद हुआ, या उसके और बहुत पहले से ही, अगर आप आजादी के पहले से देखें, तो हमने इसको एक देश की तरह देखा। जी तो बहुत बार ऐसी जो, क्योंकि गुरुकुल परंपरा भी क्योंकि एक विशेष धर्म से और एक विशेष प्रणाली से आती थी, तो देश ने कोशिश ये की कि सभी लोगों के लिए सामान्य तरह के स्कूल हो, उनका करिकुलम हो, और उसी तरह से उनको ट्रेन किया जाए जिसमें उनको उससे जुड़े हुए काम मिल सके। तो उसमें किसी तरह का ऐसा ना हो कि तो उसके लिए बिल्डिंग्स भी धीरे धीरे बनने लगी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ आ गए। जी लेकिन ये जो आप टेक्नोलॉजी की जब बात कर रही हैं,
तो ये तो देखिए ये प्रोग्रेस तो पूरी दुनिया में हुआ जी और ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय युवा जिस तरह से बने बाद में हमारे, क्योंकि टेक्निकल जैसे आईआईटीज हैं, बाद में तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, भले हम उनको जी प्राइवेट कह रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो हमारे देश की सरकारों ने भी अलग अलग जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने भी रिसर्च पे बड़ा काम किया है। और ये गर्व का जी विषय है कि हमारे बहुत सारे भारतीय लोग हैं, बहुत सारे सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज जिनको हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं या और तरह के उसमें करते हैं, नाम मैं नहीं लूंगी यहाँ। जी जी तो इसका मतलब उसका प्रभाव भी है, तो युवा प्रभावित है ही है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत इनोवेशन भी होते हैं। जी अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो भले ही एक बहुत अच्छा उदाहरण ये मैं आपको कहूंगी कि इसमें ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी हमारा काम ये है कि हम दूसरे देशों के बराबर भी रहें, जी वो चीजें भी सीखे हमारे बच्चे, और साथ में हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो जैसे जी हमारे यहाँ भी बात होती है मातृभाषा में शिक्षा की बात हो रही है, जी या और तरह के भी जो लोकल इक्विपमेंट्स है, लाइफ स्किल एजुकेशन है, जी तो दोनों चीजों को साथ लेके चल रही है शिक्षा परंपरा। तो ये देखिए ये इन्फ्लुएंस तो बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिविटी की जहां तक आपने बात की कि हाँ ये जरूर है कि अनअटेंडेड है अगर, या जब गाइडलाइंस के साथ नहीं है, क्योंकि स्कूल भी जो है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कंप्यूटर्स की जो क्लासेस है जी वो आपके सभी बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को हम जी पढ़ाते हैं। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की एक पुस्तक लगी जो ज्यादातर स्कूल्स ने लगाई है, दिल्ली की बात जी विशेष जी तौर पे मैं कर रही हूँ। तो उसमें एक गेम होता है, माइनक्राफ्ट करके एक गेम होता है, जी जिसको हम जैसे पेरेंट्स को कई बार लग सकता है कि बच्चा हमारे उसको लत लग सकती है या बहुत जी सारी जी चीजें हैं। जी लेकिन जब उस बच्चे को क्लासरूम में ले जाकर लेबोरेटरी में क्लासेस में उनको ये सिखाया गया कि यही गेम जो है, क्योंकि जैसे इससे पहले इसका माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रैच था, जी तो जी उन्होंने कोडिंग उसके थ्रू सिखाई, तो वो गेम ही है। तो कई बार क्या होता है कि वीडियो गेम्स को भी वही कौन से हैं, कितने सुपरवाइज तरीके से कराए जा रहे हैं, जब वो क्लासरूम में कराए जा रहे हैं उनकी उपयोगिता दूसरी जी है। जी तो थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी ज्यादातर बनती इसीलिए है कि वो हमारी हेल्प कर सके। जी जी मैम जैसे अभी आपने बताया कि इसके हम मतलब देश को यदि देख रहे हैं तो इसका विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि विकास के साथ साथ परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार जो है पहले सिर्फ परिवार होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जैसे गांव से शहर की ओर पब्लिक आ रही है काम के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कैसे भी समझ लीजिए, तो उसमें क्या संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो मैम थोड़ा इस पर बताइए कि क्या मेन यही रीज़न है या वातावरण या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं, ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। देखिए इसका एक कारण तो माइग्रेशन तो है, पर ज्यादातर लोग जो है पुरानी पीढ़ी के लोग, जैसे हमसे भी बड़ी पीढ़ी के लोग भी पढ़ने के लिए बाहर गए, जी नौकरी के लिए बाहर गए। लेकिन एक समय ऐसा होता था त्योहारों के लिए या अपनी जब कोई शादी विवाह का होता है तो उस समय पूरा परिवार इकट्ठा होता था। बल्कि वर्ष में एक परंपरा है, जैसे कहीं छठ पूजा के तौर पे, कहीं दिवाली के तौर पे, कहीं संक्रांति के लिए, अलग अलग प्रदेशों में भी जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं वो जरूर अपने गाँव या जहाँ उनके माता पिता रहते हैं, अगर वो जी गाँव नहीं भी है तो एक तरीका था कि जिसको एक्सटेंडेड फैमिली हम कहते हैं, सब लोग मिलते जुलते तो थे। जी जी तो वो संयुक्त परिवार तो नहीं अगर परिभाषा के हिसाब से देखें, लेकिन फिर भी उसमें वही इमोशंस, वही सपोर्ट, जब इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है या जी जी जब आपको पता है कि कहीं आप जा सकते हो लोगों के साथ, तो वो एक तरीका था। एक बात जरूर मैं कहूंगी कि कुछ व्यक्तिवाद जिसको हम कहते हैं, जी तो क्योंकि क्या होता है कि जब भी हर इंडिविजुअलिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हम पढ़ें और हम कुछ अच्छा करें तो हम अपने लिए भी अच्छा नहीं करेंगे, समाज के लिए नहीं करेंगे। जी लेकिन बहुत बार बहुत लोगों को शायद ये लगने लगा है कि सिर्फ अपने लिए अच्छा करके, इसमें तो बल्कि अब मैं देखूंगी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, अभी तो आप न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही हूँ, जी बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि विवाह ही नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे वैश्वीकरण हुआ है तो उसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, महिलाओं की सिचुएशन की अगर हम बात ये करें जो तो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए वैश्वीकरण का ज्यादातर जो प्रभाव, जो जितना जितना मुझे समझ आया और जो मैंने अपने साथियों के जो महिलाएं, क्योंकि मैं उनके साथ वर्षों से काम कर रही हूँ, तो जो मुझे अनुभव होता है कि वैश्वीकरण का काफी फायदा मिला है महिलाओं को। जी इसलिए नहीं क्योंकि भारत देश जब आजाद हुआ तो हमें बहुत ही कम ऐसे देश थे जिनमें आजादी के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। तो इसका मुझे हमेशा गर्व है कि हमारा संविधान जो है वो पूरी तरह से शुरुआत से ही, जब 1950 में हमने अपना संविधान हमारा आ गया, तो उस समय बराबरी का दर्जा कानूनी तौर पे तो दिखाई देता था। हाँ, लेकिन चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हो, परिवार अच्छे तरीके से चलाने के कारण ज्यादातर महिलाएं
घरों में ही रहती थी। जी। तो जैसे जैसे ये परिवर्तन हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान बढ़ा, जी। धीरे धीरे परिवारों को भी समझ आया और कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए। तो आज की बात नहीं है, हम 2025 में हैं, जी। पर ये परिवर्तन तो 60 के दशक और 70, ये मैं पूरी मासेस के लिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए नहीं कह रही जो ऐसा नहीं कि उससे पहले महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी या काम या नौकरी नहीं करती थी। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बाहर आई और सबसे बड़ी बात है हर तरह के कार्य क्षेत्र में उनका योगदान दिखाई देने लगा। जी। तो इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो आधुनिकीकरण भी है, जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। यानी जब हमारे पास बसेस, गाड़ियां, चीजें मिलने लगी लोगों को, सुरक्षा दिखाई देने लगी महिलाओं को कि वो बाहर निकल रही हैं। दूसरा, परिवार का सपोर्ट था, परिवार का नहीं था तो कम्युनिटी सर्विसेज आगे आई। बच्चे क्योंकि महिलाएं ही पालती रही, तो जब वो थोड़े छोटे ही हैं तभी महिलाएं बाहर जा रही थी, तो या तो परिवारों ने मदद की, बहुत बार जो है जैसे डे केयर सेंटर्स और ऐसी चीजें हमको स्कूल्स दिखने लगे जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलता गया। तो डेफिनेटली ये असर जो है वो बहुत बार ग्लोबलाइजेशन का भी असर है। जैसे हमारे सब चलने वाले जो नर्सरी स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, तो अगर वो इटली से या बाहर से ये आइडियाज नहीं आते, जी, ब्रिटेन से या जर्मनी से, तो ये भी तो हम कह सकते हैं, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन ही है। ऐसा नहीं कि केवल टेक्नोलॉजी आने से चीजें आई हैं, वो जल्दी मिल रही है, जी जी, आसानी से मिल रही है। तो यानी ये परिवर्तन तो था। वर्क प्लेस पे भी धीरे धीरे हमने देखा कानूनी चीजें भी आई, जहां हम वर्क प्लेस पे बराबर पे, इक्वल पे बातचीत करने लगे। ज्यादातर सेक्टर्स में ये मिलने लगी हैं, अभी आप देखते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा, प्रमोशंस की जब बात होती है, छुट्टियों की बात होती है, इवन हेल्थ केयर की बात है, तो काफी मुझे तो बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। एक थोड़ा सा फर्क ये जरूर है कि एटीट्यूडनल चेंजेस हो सकता है। जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ उस तरह से शायद हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होने चाहिए थे, महिलाओं को जिन दृष्टि से देखा जाता है वो शायद हम उस हद तक नहीं बदल पाए। दोनों के बीच में गैप है। इसीलिए हम जैसे छेड़छाड़ है, मॉलेस्टेशन है, बहुत बार आज भी बड़ा दुख का विषय है, पर बच्चियों को या महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। तो जैसे से गैप भरता जाएगा, यानी जब सामाजिक रूप से भी हम ये मैच्योर हो जाएंगे कि जो घर से निकला है वो लड़की है या लड़का है, उसको शरीर के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, उसको वही सम्मान मिलना चाहिए या वही सुरक्षा हो। और सुरक्षा के लिए तो मैं कहूंगी कि हर तरह के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं या स्टेट हैं, सब जगह कानून भी है, पुलिस काफी मदद करती है, लेकिन ये समाज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोच को थोड़ा सा और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। तो बस वही फर्क है, शायद इसी कारण से लोग थोड़ा डरते हैं बच्चों को आज भी बाहर भेजने को। अदरवाइज समान रूप से सभी लोग काम करें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जी मैम, जैसे आपने इस विषय पे आपने बुक लिखी है अपनी, और काफ़ी मेरे ख्याल से आपने इसमें बहुत सारा अध्ययन भी किया होगा और काफ़ी सारे एक्सपर्ट से शायद विचार विमर्श भी किया होगा भिन्न भिन्न टॉपिक पर। तो मैम आप मुझे, अभी तो हम पॉजिटिव चीज़ों पे ही हम बात कर रहे थे कि वैश्वीकरण का हमारे देश में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों पे हुआ है, लेकिन मैम अगर थोड़ा मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ मैं थोड़ा सा रुख करूँगी। जैसे नैतिक मूल्यों की यदि हम बात करते हैं, अपनी संस्कृति की, और तो हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ों पे मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी, आप थोड़ा सा बताएं मैम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हम आने वाले टाइम में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और उसको क्या चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ सकते हैं अगर ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया तो। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि अभी तक जो मैं बात कर रही थी, जो चीजें नेगेटिव भी थी, तो मैंने आपको कहा ना कि हमारी संस्कृति ऐसी है, ये आशा करती है एक व्यक्ति से कि वो चीजें देखे, उस पर ट्रायल करे और जो बुरा है उसे छोड़ दे। लेकिन अच्छे और बुरे की समझ हो और बुरी चीजें ही छोड़ी जाए, अच्छी चीजें ली जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब असली में बात ये आती है कि देखिए, वैल्यू सिस्टम में अगेन वैल्यूज जो ज्यादातर आती है वो या तो एक धर्म से आती है, और जिसको हम कई बार अध्यात्म भी कहते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं धर्म का तो इसमें लेना देना होता है। तो होता है कि हर परिवार पहले अपने लिए एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है, वो एक कम्युनिटी में रहते हुए या एक धर्म का पालन करते करते फिर वो लोगों से मिलते हैं। तो हर युवा से ये आशा होती है कि जब तक वो 18, 20, 22 साल का होता है, वो अपने लिए एक वैल्यू सिस्टम बनाए। समस्या, असली समस्या शिल्पी मुझे जो लगती है एज ह्यूमन डेवलपमेंटलिस्ट भी, कि हम ना बहुत बार कुछ युवाओं को मौका नहीं मिला कि वो ट्राई कर सके। जो मैंने आपको कहा ना कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पर ये मौका मिलता नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू सही है या गलत है, पर इसको ट्राई तो करके देखें। गलत को भी ट्राई किया तो कम से कम एक प्रोटेक्टिव सिस्टम हो, उसके लिए कोई शिकायत या उसके लिए ऐसा ना हो जाए कि उसने एक छोटी गलती की क्योंकि उसने किसी से प्रभावित होकर ये काम किया, तो हम उसको सीधे ही मुजरिम बना देते हैं। तो बहुत बार हमको ना बहुत ही अच्छे मानव, जिसको हम कह सकते हैं अधिकारों के साथ, सम्मान के साथ लोगों को थोड़ा सा ट्राई
ट्राई करने का भी मौका देना है। बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी है ना, लेकिन क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब हम कैदियों के बारे में भी बात करते हैं, हमारा दृष्टिकोण भारतीय तरीके से भी कि उनको सुधार का मौका मिलना चाहिए। हमारे संस्कृति में हर व्यक्ति को कुछ गलती करने के बाद पश्चाताप का हमारे पास हमेशा से एक कह सकते हैं कि रास्ता रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि वैल्यू से प्रभाव तो देखिए होगा, और बहुत आसान है वो चीजें सीख लेना जो हमको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, जो हमको फैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग बच्चे करते हैं, ऐसा बड़ों के लिए भी होता है। जो चीज हम अपनी असली जिंदगी में, जैसे फिल्में हैं, बहुत संगीत है, हमको क्यों सुख देता है? क्योंकि शायद हम जो चीजें अभी नहीं कर पा रहे हैं वो हमको मिलती हैं जब हम वो सुनते हैं या देखते हैं। तो जो हाँ, तो वैल्यू सिस्टम में थोड़ा सा वही है, माता पिता अभिभावकों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करने की जरूरत है। अब अभिभावक कहेंगे कि हम क्या करें इसमें, तो वैल्यू एजुकेशन का देखिए हमेशा से स्कूल्स में, अगर आपको पता होगा कि क्लासेस होती हैं, तो यानी स्कूल्स भी कोशिश करते हैं कि छोटी उम्र से ही ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर बच्चे को ये मौका हो कि वो गलती करे अगर, तो अनकंडीशनली कम से कम पेरेंट्स को बता सके, और पेरेंट्स उस समय उसको वो सपोर्ट सिस्टम दे। ये नहीं कि वाहवाही करे कि गलती की तो बड़ा अच्छा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, माता उसको ये लगे कि अनकंडीशनली मुझसे कोई गलती हुई है या मैं फेल हुआ उस चीज में, तो मैं आगे बढ़कर उनको बता सकूं। तो अभिभावकों को भी वैल्यू सेंट्रिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जीवन पेरेंटिंग की बात जब हम करते हैं तो वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग जरूरत है, ताकि हम भी तो सीखें, क्योंकि माता पिता को भी कई बार पता नहीं होता, हमारी भी वैल्यूज में कई बार नहीं बहुत सही हो, कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं जी। तो ये अपने आप में एक अलग बहुत लंबा काम हो सकता है, लेकिन बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें अच्छी भी है, विदेशों में भी अच्छी हैं, जिनको हमें कह रहे हैं कि कुछ अलग अलग कंट्रीज में अगर आप देखें तो वो अच्छा है, और उनको हमने जब अपनाया तो बहुत फायदा भी मिला है जी। मैम, अब भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा देश है और सेकंड नंबर पे हमारा वर्ल्ड में स्थान आता है। तो मैम बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो पहला हो गया जी। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रही है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये मतलब कुछ हम ऐसे न्यूज़ भी देखते हैं और इस तरीके की कुछ लोग हैं जो रील्स के माध्यम से ऐसा फैलाते हैं, गलत ह्यूमर फैलाते हैं कि बेरोजगारी है और युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में है। थोड़ा इस पे बताइए मैम। देखिए हाँ, ये भी आपने जो सवाल पूछा है, देखिए ग्लोबलाइजेशन के बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हैं, लेकिन हम जब बाहर जाके काम करते हैं, आपको पता है कि भारतीय युवा ये व्यक्ति सबसे ज्यादा हम लोग दुनिया में है, हर देश में हम मिलेंगे, तो दूसरे देश के लोग भी आएंगे। और अब तो जो स्थिति आ रही है उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे विदेश से काम करने वाले लोग, देखिए जो हमसे बेहतर होगा वो तो शायद कम ही आए जब तक पोस्टिंग या कोई और कारण ना हो, लेकिन हमसे जो निचले पायदान पर है जो देश, डेफिनेटली हम उनके लिए बेटर देश है। तो जैसे हम अपने से बेटर जगहों पे जाते हैं और वहाँ सोचते हैं वहाँ शिक्षा अच्छी है, वहाँ पैसा ज्यादा है, हमारे काम की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए तो लोग विदेशों में जाते हैं। आपके भी बहुत मित्र और जानने वाले होंगे जो वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा ही हमसे जो निचले पायदान पे वो हमारे यहाँ आएंगे। तो ये समस्या तो देखिए बाहर से आने वालों की भी है, और एक बात तो जरूर है, देखिए जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे कहते हैं ना कि उतनी ही पैर फैलाइए जितनी चादर हो जी जी। तो मुझे लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज से ज्यादा तो हो गए भारतीय लोग केवल, अगर हम बात करें तो हमें अब वही है कि उसी में मिल बांट के काम करना है। तो जो लोग, देखिए दो तरह के पत्रकार होते हैं, एक तो सही फैक्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं और एक जो थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। पर इस समय जो हम लोग हैं, आम जनता या युवा हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको उन फैक्ट्स को सीख जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखिए इन लोगों से अगर हम उनको पसंद नहीं करेंगे ना, तो बहुत बार बहुत सारे फैक्ट्स भी पता नहीं चलेंगे। तो वो उसको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, जो उसको अगर आप भूल जाए तो कम से कम हमें ये तो पता चल रहा है कि इतने लोग हैं और वो काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कोशिश है, हमारी सरकार की भी कोशिश है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं, और दूसरा जॉब जनरेशन में फिर से मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने काफी सपोर्ट किया है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, आज आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है, तो खर्चे कम हो रहे हैं, तो कंपनी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है। जितनी उतने ही पैसे के खर्चे में एक एम्प्लॉय को रख रही थी वो 2 को रख पा रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग बच रही है, ऑफिस स्पेस की फर्क पड़ गया है। कुछ हमारे यहाँ लोन की सुविधाएं, प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एनजीओ जो मैं अभी देखती हूँ कि जितना प्रमोशन अभी मिल रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि आप जैसे लोग भी लोगों के लिए व्यवसाय का जन्म भी देते हैं, लोगों को काम भी तो आप दे रहे हैं। तो डिफरेंट, जिसको हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल जॉब का मौका तो जरूर ग्लोबलाइजेशन देता है, क्योंकि अभी तो बहुत रिसेंट कोरोना के बाद हम सबने भी देखा बहुत सारे ऐसे काम जो कोई सोच ही नहीं सकता था कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, जैसे यूट्यूब से पैसा। कुछ लोग शायद पहले भी कमा रहे होंगे, पर आप देखते हैं आपके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीजें मोनेटाइज करी हैं। तो इसका मतलब मॉडर्निटी जो है ना, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी दूसरे लोगों से सीखना, जी वो कहीं ना कहीं वो काम हमको सिखा देता है जो शायद हमारे परंपरा में कभी नहीं रहा है। जी तो बदलाव जरूर है, बहुत ज्यादा चैलेंज है, और अगले आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है और ज्यादा चैलेंज रहेगा। पर अगर ये ट्रेंड्स चेंज होते रहे, जी कॉलेजेस ने अडेप्ट कर लिया, ट्रेनिंग सेंटर्स ने इसको अडेप्ट कर लिया, संस्थाएं आगे आई, तो शायद धीरे धीरे ये बहुत हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदलाव तो है। हो जी सकता है उतने पैसे ना मिले एकदम से, लेकिन जो लोग मेहनत करने को तैयार हैं, और भारतीयों में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ना आपको, हमारी संस्कृति ऐसी रही है, कहा गया है कि हम कई हजार साल पुराने हैं, जी जी कई हजार साल, जिसको तो कई बार फैक्ट्स पे आप जाते हैं, मतलब वेदों पे, तब तो ठीक है, नहीं तो उससे भी पुराना शायद हमारा इतिहास है। जी तो भारतीयों को जो है ना, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन की आवश्यकता है। काम तो मिलेगा, हो सकता है उतना पैसा ना मिले, एकदम से वो ग्लोरी ना मिल पाए हर किसी को, जिसकी आशा हर परिवार को रहती है अपने जी बच्चे से, लेकिन अच्छे लेखक बने हैं लोग, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं जो शायद हर परिवार तुरंत हाँ नहीं कर देता जिसके लिए, जी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, टीचर बनने के लिए। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो जी ये भी, लेकिन सब मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण है, तभी तो हम जान पा रहे हैं दूसरे क्या कर रहे जी हैं। बिल्कुल तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, जॉब बनेंगे धीरे धीरे। जी मैम, बहुत चर्चा की है हमने इस पर। आई होप हाँ कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा या लगेगा जब हमारी वीडियो देखेंगे। और मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह ही करना चाहूँगी कि आगे आप किस विषय पे चाहेंगे चर्चा होना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। और आज मैम आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आपसे आग्रह करूँगी कि भविष्य में आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ते रहें और अपने ज्ञान को साझा करते रहें, क्योंकि हम भी ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हो गए हैं। अगर अपने पास सोर्स है तो उसका यूज़ करना चाहिए। हाँ जी और शिल्पी, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपका संस्था और आपकी दूसरी संस्थाएं भी जिस तरह का काम कर रही हैं, मैं बहुत वर्षों से देख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपने एक जो नया काम शुरू करा है, फिर से इसमें भी थोड़ा सा अभी हमें धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप बिल्कुल बिना किसी मतलब कह सकते हैं किसी लालच के, आपको लगता है कि लोगों को जिस तरह की जानकारी की जरूरत है, आपने शुरुआत की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप ये काम अच्छा करें और लोगों तक जो है वो जरूरतें पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।